हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 9। नाम है इसका एंजाइम। देखिए बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करेगा ही साथ आपकी केमिस्ट्री की भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम को डिस्कस करेगा यहाँ पर। तो आपको ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है क्योंकि दो जगह आपका ये काम कराएगा। पहला तो बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 9 है और इसमें से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। दूसरी बात, केमिस्ट्री के अंदर भी एंजाइम का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पर भी एंजाइम को पढ़ने में आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप इसको यहाँ पर अच्छी तरह से समझते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर 9 का पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर एंजाइम है तो एंजाइम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए एंजाइम क्या होता है मैं आपके लिए बता दूं, आपने केमिस्ट्री के अंदर एक शब्द पढ़ा होगा, उत्प्रेरक, जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के उसके वेग को परिवर्तित कर देता है, या तो कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। लेकिन खुद एक ऐसा पदार्थ है जो अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो इसको हमें समझना है। कैसे समझें? देखो, मान लो मैं एक प्रोसेस करता हूँ यहाँ पर, मुझे ए से एक नया पदार्थ बनाना है बी। आप जानते हो रासायनिक अभिक्रिया 10th क्लास में भी आपने पढ़ी है कि उसमें तीर के जो लेफ़्ट साइड में होता है वो अभिकारक होता है और राइट साइड में जो होता है वो उत्पाद होता है। तो ए से उत्पाद बनता है, बी बनता है। अब मान लेते हैं इसको बनने में 1 दिन का टाइम लगता है, 1 डे लगता है, पूरा 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रही है। लेकिन अगर हम इसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल दें जो इसकी प्रोसेस को बढ़ा दे तो क्या होगा? तो देखिए, एक सिंपल सी बात यहाँ पर होगी। मान लीजिए हमने इसमें सी डाल दिया और सी इसके वेग को बढ़ाने वाला है, तो इसका जो वेग होगा वो कितना बढ़ जाएगा? मान लेते हैं 1 आवर हो गया। 24 आवर्स का काम 1 आवर के अंदर हो रहा है तो वेग इसने बढ़ा दिया। भाई वेग बढ़ा तभी तो दूरी कम हुई ना। लेकिन सी जो है ये बिल्कुल नहीं बदला, जैसा था वैसा ही रहा। विक्रिया में आया, शामिल हुआ, इसके वेग को बढ़ाया और वापस से निकल गया। यानी कि ये क्या करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है। तो उत्प्रेरक आपकी समझ में आया होगा। अब उत्प्रेरक को समझने के बाद में हमें क्या समझना है? एंजाइम समझना है। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला ऐसा पदार्थ होता है जो उसके वेग को परिवर्तित कर देता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अब उत्प्रेरक जो होते हैं, एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम बच्चों जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक सिंपल है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेगा। इसके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक क्या होता है? जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ होता है उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। इसे हम हिंदी में बेकर कहते हैं या फिर एंजाइम के नाम से इसको हम जानते हैं। सिंपल सी बात आपको यहाँ याद रखनी है। एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक हैं जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात? जैविक क्रिया जैसे पाचन, श्वसन, अवशोषण, कुछ भी क्रिया हो रही है उसको नियंत्रित और क्रियाशील बनाने का काम करते हैं एंजाइम। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एंजाइम का एक छोटा सा पॉइंट है। देखिए एंजाइम क्या है? एंजाइम जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इस प्रकार के यौगिक होते हैं इन्हें हम नॉर्मली प्रोटीन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके बाद में एक और छोटी सी बात मैं आपके लिए बता देता हूँ बच्चों कि ये जो जैव उत्प्रेरक होते हैं किसी भी जैविक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जब ये किसी प्रोसेस को करते हैं तो प्रोटीन वाला जो भाग होता है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये तो एंजाइम का इंट्रोडक्शन हो गया, भाई एंजाइम क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एंजाइम की हिस्ट्री की। ये भी टॉपिक है, यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
तो हिस्ट्री में आपको कुछ साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आपको याद रखना है? देखो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने लिखे हुए हैं। इन साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग हमें इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। बहुत ही अच्छी है, शॉर्ट है, बहुत सिंपल सी पढ़नी है हमें। देखो, सबसे पहले एंजाइम की पहचान करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वर्जीलियस थे, जिन्होंने 1835 के अंदर एंजाइम की पहचान की। मेरी आवाज़ को सुनते जाना। इसके बाद में सेकंड वैज्ञानिक आते हैं हैंस बुकनर। हालांकि सेकंड जो वैज्ञानिक आते हैं वो ये आते हैं कोहने। इन्होंने एंजाइम सब का प्रयोग किया था 1878 में। इसके बाद में हैंस बुकनर आए, जिन्होंने जाइमेज एंजाइम को पृथक किया था, और जाइमेज एंजाइम बनाने के लिए इन्होंने यीस्ट का प्रयोग किया था। तो यीस्ट से जाइमेज एंजाइम पृथक करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे हैंस बुकनर, जिन्होंने काम किया था 1897 में। इसके बाद में सुमनर आए। सुमनर ने भी सेम ऐसा ही काम किया। इन्होंने यूरियस एंजाइम पृथक किया था। इसके लिए इन्होंने जैक बीन सीड्स का प्रयोग किया था। जैक बीन सीड्स को हिंदी में हम कहते हैं लोबिया के बीज। किसके बीज? लोबिया के बीज होते हैं। तो लोबिया के बीजों से इन्होंने यूरियस एंजाइम पृथक किया था 1926 में, और कोहने ने एंजाइम सब का प्रयोग किया है, अभी बता चुका हूँ। इसके बाद में बच्चों, एंजाइम जो होता है टोटली नॉर्मली प्रोटीन होता है, लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा होता है जो बिना प्रोटीन वाला होता है, यानी कि अप्रोटीन होता है। उस अप्रोटीन भाग को हम एप्रोटिक एंजाइम के रूप में गिनते हैं। तो एप्रोटिक एंजाइम जिनमें अप्रोटीन भाग भी मिला हुआ होता है या प्रोटीन कम होता है, उसके साथ में कोई दूसरा भाग जुड़ा हुआ होता है जो प्रोटीन नहीं है, तो ऐसे एंजाइम को हम एप्रोटिक एंजाइम कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी वो टी सैक और अल्टमान ने की थी। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार टेस्ट्स में भी पूछा जाता है कि एप्रोटिक एंजाइम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और एप्रोटिक एंजाइम्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली आप याद रखें, ये जो बुकनर और सुमनर थे, दोनों वैज्ञानिकों के लिए 1903 और 1946 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था यीस्ट और जाइमेज और यूरियस एंजाइम बनाने के लिए। तो ये सिंपल सी हिस्ट्री है इसकी। आइए आप देख लेते हैं स्ट्रक्चर, एंजाइम की संरचना। देखो, एंजाइम की स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है, आराम से आपके समझ में आ जाएगी, बस आपको कंसंट्रेशन बनाए रखनी है। देखिए एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या होती है, आपको पता चल गया अभी तक कि एंजाइम जो होता है प्रोटीन भी होता है, उसके अंदर है बिना प्रोटीन वाला भाग भी होता है, तो मिक्स होता है। तो हम कह सकते हैं भाई, जो पूरा एंजाइम होता है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ, पूरा एंजाइम जो होता है उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब होल। होल माने क्या होता है? पूर्ण, पूरा। तो होल से बना है होलो एंजाइम, इसमें पूरा एंजाइम आता है। इस होलो एंजाइम को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 पार्ट इसके रख सकते हैं। पहला भाग होता है जो प्रोटीन का बना होता है, उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। पहला भाग जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। और इसका जो दूसरा भाग होता है वो अन्य पदार्थों का बना होता है। और ये अन्य पदार्थ जो होते हैं अकार्बनिक हो सकते हैं, कार्बनिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस अन्य पदार्थों को हम कहते हैं सहकारक, कोफैक्टर। क्लियर है? तो होलो एंजाइम को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम और बिना प्रोटीन वाला भाग या जो दूसरा पदार्थ है वो सहकारक। इसके बाद में जो सहकारक है इसे भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से 3 टाइप्स हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रोस्थेटिक समूह। यहीं क्लियर करते जाना है इनको। प्रोस्थेटिक समूह का मतलब होता है जो प्रोटीन वाले भाग के साथ में टाइटली जुड़ा हुआ होता है, दृढ़ता से बंधा हुआ होता है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। ये बॉन्ड कैसा होता है? टाइट होता है, टाइट बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, दृढ़ बंधन होता है। तो यदि कोई सहकारक पदार्थ प्रोटीन वाले भाग के साथ में दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, मजबूती से जुड़ा हुआ है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, तो प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। इसके अलावा सेकंड जो भाग हम सहकारक का लेते हैं वो है सह एंजाइम या को एंजाइम हम इसे कहते हैं। अब देखिए को एंजाइम क्या होता है? को एंजाइम ऐसा भाग होता है सहकारक का या जो प्रोटीन वाले भाग के साथ में, मीन्स एपो एंजाइम के साथ में लाइट बॉन्डिंग से बंधा होता है। लाइट बॉन्डिंग का मतलब होता है ढीले बंधन से बंधा होता है।
यानी कि इनका जो बंधन होता है वो कैसा होता है, ढीला होता है। ऐसे हम अलग कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, जैसे NAD, FAD, NADP, को एंजाइम में ETC, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो सह एंजाइम का मतलब हो गया जो एपो एंजाइम के साथ में ढीले बंधन से बंधा हुआ होता है, उसे हम हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड आता है, थर्ड है आपका धातु आयन, या इसका एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं सक्रियक। सिंपल सी बात है, जब प्रोटीन के साथ में जुड़ने वाला जो भाग है, यदि कोई धातु आयन है, अकार्बनिक धातु आयन है, तो उसे हम कहते हैं सक्रियक, एक्टिवेटर के नाम से जानते हैं। तो यदि कोई धातु आयन इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं धातु आयन या सक्रियक। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे Fe2+ आयन है, ये कैटलेज एंजाइम के लिए सहकारक का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार की होती है, आप समझें इसको। देखिए, मान लीजिए, अब पूरी बात मैं इस तरह से आपको बताता हूँ कि ये क्या है, एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग है, एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। इसके साथ में जो बॉन्डिंग हो रही है, उस बॉन्डिंग से एक और पदार्थ यहाँ जुड़ा हुआ है, ये क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर का मतलब है अन्य पदार्थ हैं, कोई सहकारक, इसे हम कहते हैं। इसके बाद में सहकारक को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। नंबर 2 सह एंजाइम, और नंबर 3 एक्टिवेटर, सक्रियक। तो आई होप आपको एंजाइम की स्ट्रक्चर अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आई होगी। एपो एंजाइम प्रोटीन वाला भाग होता है, को फैक्टर जो होता है उसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। प्रोस्थेटिक समूह यदि टाइटली बॉन्डेड हो, मजबूती से बंधा हुआ हो, सह एंजाइम ढीला बंधा हुआ हो, और सक्रियक कोई धातु आयन हो तो उसे हम सक्रियक कहते हैं। ये छोटी सी स्ट्रक्चर है एंजाइम की। इसके बाद में आइए हम देख लेते हैं एंजाइम के कुछ विशिष्ट गुण हैं, गुणों के बारे में चर्चा करते हैं हम, एंजाइम के गुणों के बारे में। अब समझते हैं एंजाइम की प्रॉपर्टीज़। एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इस एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी लाइन यहाँ बोलता हूँ। देखिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। इस लाइन को समझिए, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन्स एंजाइम हों। बात समझ में आ रही है? सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन्स भी एंजाइम हों। तो यहाँ पर हम बात समझ सकते हैं, भाई प्रोटीन तो होगा एंजाइम के अंदर, प्रोटीन तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा भी उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सहकारक होता है, तो वो प्रोटीन भाग के अलावा होता है, दूसरे पदार्थ होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा आप समझिए कि इसके अलावा जो इसकी प्रकृति होती है वो कोलाइडी प्रकृति होती है, कोलॉइडी प्रकृति होती है। अब ये कोलाइडी प्रकृति क्या होती है, इसको समझिए। कोलाइडी प्रकृति का मतलब होता है कणीय प्रकृति होती है, और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने में। जब प्रकृति कोलाइडी होगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा सतह पर क्रिया कर सकता है, बृहद सतह प्रदान होती है, ज़्यादा बड़ी सतह हमें प्रदान होती है एंजाइम को क्रिया कराने के लिए। सेकंड जो है बहुत ही अच्छा है, जिसे विशिष्टता के नाम से जाना जाता है। अब ये विशिष्टता आपको समझनी है बच्चों। देखिए, विशिष्टता का मतलब होता है कि भाई एक एंजाइम किसी एक ही प्रकार की अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरित कर सकता है, दूसरी को वो उत्प्रेरित नहीं कर सकता। तो विशिष्टता को भी हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो विशिष्टता होती है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष विशिष्टता। ध्यान से समझना, निरपेक्ष विशिष्टता। निरपेक्ष विशिष्टता जो होती है, इसका मतलब है कि एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को निरूपित कर सकता है। वन एंजाइम वन रिएक्शन। एक एंजाइम केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, किसी दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। जैसे एक एंजाइम होता है यूरिएज,
ये केवल यूरिया का जल अपघटन कर सकता है, और किसी अभिक्रिया में अगर आप डालोगे तो बिल्कुल नहीं करेगा उसको। समझ रहे हो। सेकंड जो विशिष्टता आती है वो है समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता का मतलब होता है भाई किसी विशेष समूह पर क्रिया करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2 CH और CHO, इस तरह से मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर एक समूह है, मान लो कोई एल्डिहाइड वाला समूह होगा तो वही समूह पर ही तो क्रिया करेगा, बाकी सारी पर क्रिया थोड़ी करेगा। तो समूह विशिष्टता का मतलब होता है किसी विशेष समूह से क्रिया करने वाला एंजाइम जो गुण होता है वो समूह विशिष्टता होती है। जैसे हेक्सोकाइनेज होता है तो ये केवल हेक्सो शर्करा को ही क्रियाशील करता है, उत्प्रेरित करता है। इसके अलावा बंध विशिष्टता होती है। बंध विशिष्टता का मतलब होता है जैसे DNA RNA के अंदर फास्फोडाइस्टर बंध होता है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, तो उस फास्फोडाइस्टर बंध को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम क्रियाशील होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो DNA और RNA फास्फोडाइस्टर जो बंध होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा लास्ट जो विशिष्टता है वो त्रिविम विशिष्टता होती है। त्रिविम का मतलब होता है 3 विमाओं में अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, 3D इमेज अगर हम किसी वस्तु की देखते हैं तो वो त्रिविम कहलाती है। त्रिविम में क्या होता है, 2 तरह के रूप होते हैं, एक तो D रूप होता है और एक L रूप होता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, लेफ्ट एंड राइट हम इसको कह सकते हैं। तो दोनों ही रूप एक ही पदार्थ के होते हैं, मिरर साइज होते हैं, ये मान लो कि दर्पण प्रतिरूप होते हैं। तो मान लो कोई एंजाइम ऐसा होता है जो भाई किसी विशेष पदार्थ के केवल D प्रतिरूप पर कार्य करेगा, L पर नहीं करेगा। तो इस प्रकार की जो विशिष्टता होती है वो त्रिविम विशिष्टता होती है। यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखें। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो कुछ और पदार्थों के साथ में जुड़ा होता है। इससे क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ मिल जाती है, समझिए इसको। यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेकर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन बनी होती है न्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन बनी होती है न्यूक्लिक एसिड से, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी प्रकृति होती है। और उभयधर्मी प्रकृति का यदि कोई एलिमेंट है, कोई यौगिक है, तो वो एसिड से भी क्रिया करेगा और बेस से भी क्रिया करेगा। तो एसिड बेस दोनों से क्रिया होती है। तो प्रोटीन की प्रकृति उभयधर्मी होने के कारण अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में एंजाइम कार्य कर सकता है। एंजाइम जो होता है उसकी क्रियाशीलता जो होती है वो विशिष्ट तापमान पर, क्रियाधारकों की सांद्रता पर, pH पर निर्भर करती है। प्रोटीन के बना होने के कारण ये सारी निर्भरताएं इसकी होती हैं, बिकॉज जिन चीज़ों पर प्रोटीन डिपेंड करेगी उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कौन, एंजाइम डिपेंड करेगा। इसके अलावा एंजाइम की क्रियाशीलता दूसरे रसायनों द्वारा कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइम काम कर रहा है, आप कोई दूसरा और रसायन उसमें मिला दो तो एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो उसे हम संदमक कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। तो एंजाइम संदमक या निरोधक के रूप में भी कार्य यहाँ पर होता है। तो यहाँ तक की नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें, समझें इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।